अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया है और ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कोई बहुत खुशगवार नहीं है। जो PDM के अंदर मौजूद जमातें हैं उन सब का ख्याल ये था कि पाकिस्तान की सलामती की सूरत हाल, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल तकाजा करते हैं कि कुछ अरसे के लिए इंतखाबात की बजाय पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकाला जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा ये था कि 2 सूबाई असम्बलियाँ वो तोड़ चुके हैं, डिज़ोल्व कर चुके हैं और 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की एक आइनी शर्त मौजूद है, उसकी रोशनी में इंतखाबात होने चाहिए। इमरान खान 9 कहना चाहिए कि अप्रैल के बाद की उनकी जो सूरत हाल है वो 9 अप्रैल से पहले वाले इमरान खान नहीं है। जब वो हुकूमत में थे तो अपनी पुअर गवर्नेंस के बायस, मुआशी मुश्किलात के बाद एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। लेकिन 27 मार्च को जलसे में जब उन्होंने वो अमरीकी धमकी का एक इलामिया लहरा के दिखाया, साइफर पाकिस्तानी सफ़ीर का लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अमेरिका से धमकी आई और उसके बाद उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स शुरू कर दी। और PMLN जो उससे पहले वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाती थी, उसने वो नारा लगाना छोड़ दिया। इमरान खान ने आर्मी चीफ़ को मीर जाफ़र और मीर सादक कहना शुरू कर दिया। वो बहुत पॉपुलर हुए, उनको अपील मिली, अवाम से पजीराई मिली। इमरान का ख्याल ये है कि इसी सूरत हाल में इंतखाबात होते हैं तो बाकी सारी जमातों को स्टीम रोल करते हुए दोबारा हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उनको इस बात से शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात मुतहम्मिल हो सकती हैं इंतखाबात के या नहीं हो सकती। PDM दूसरी तरफ बड़ी मुश्किल में है। PDM ने यह वादा किया था कि इमरान ने इकॉनमी डुबो दी है, हम आएंगे तो इकॉनमी को संभालेंगे। तो जो मुश्किल इकदामात लेने थे वो बड़ी पेनफुल एडजस्टमेंट है, वो अनपॉपुलर स्टेप्स होते हैं। जब आप कहें हम बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, गैस की कीमत बढ़ाएंगे, पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ों का बोझ चल रहा है, करेंसी नीचे गिर रही है, तो जो भी चीज़ें आप करेंगे डिमांड मैनेजमेंट के लिए वो पेनफुल एडजस्टमेंट होती है, वो पॉपुलर नहीं हो सकती। तो वो उन्होंने एडजस्टमेंट तो कर लिया है, लेकिन अब वो वोट की तरफ जाने पे आमादा नहीं है, उन्हें मार पीटेगी अगर वो वोट की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ IMF पाकिस्तान को कर्ज़ नहीं दे रहा, वो कहता है दोस्त ममालिक पहले वादा करें कि ये जो 6-7 अरब डॉलर का फ़र्क है वो देंगे तो तब देंगे। दोस्त ममालिक हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो पैसा नहीं दे रहे। अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों की वापसी के बाद की एक सूरत हाल है, यूक्रेन वॉर के बाद की सूरत हाल है और पाकिस्तान को नई रियलिटीज़ का सामना है। बहुत मुश्किल सूरत हाल है, आसान सूरत हाल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात की भी तफसील लिखी है और इक़्तिसादी मुश्किलात की भी। अगर इसको आज़ादाना नज़र से देखा जाए तो दहशतगर्दी इस बात के बावजूद कि पिछले चंद माह में अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों की वापसी के बाद उसमें सूरत हाल ख़राब हुई है, तेज़ी हुई है दहशतगर्दी के वाक़यात में, लेकिन ये सूरत हाल 2008 और 2013 जितनी ख़राब नहीं है, इसलिए मैं उनके इस जवाज़ को तो नहीं मानूंगा। लेकिन इक़्तिसादी मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं कि शायद 98 के न्यूक्लियर टेस्ट के वक्त भी पाकिस्तान इस मुश्किल में नहीं था जिस मुश्किल में आज है। ये कोताही किसकी है? कोताही सब की है। पिछले तसलसल है कई सालों का जिसमें हम डूबते जा रहे हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जब चाइना ने CPEC के तहत पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी का वादा किया, लेकिन पाकिस्तान की इतनी मनफी सियासत थी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की और उस वक्त के इमरान खान की। उस वक्त में जो हुकूमत में मौजूद पार्टी थी PMLN, उसको गंदा करना था और उसको गंदा करके गिराना भी इस तरीके से था कि वो चोर और डाकू का लेबल लेकर किसी को शक्ल दिखाने के काबिल ना रह जाए और CPEC उनके हाथ से निकल जाए और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट CPEC को वो ख़ुद कैच कर ले, उसका क्रेडिट खुद ले ले और इमरान खान सादिक और अमीन के तौर पर हुकूमत में आए और फिर एक 10 साला दौर का आगाज़ हो। ये ग्रेट प्लान था। इस ग्रेट प्लान ने पाकिस्तान को डुबो दिया। मैं इमरान खान की बुराई नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे सियासतदान इसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर चढ़े और हुकूमत बनाने में कामयाब हुए, लेकिन ये तजर्बा नाकामी से दो चार हुआ। जिस इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल ये था कि सामने इमरान बैठेगा, पीछे से वो हुकूमत चलाएंगे और सारे फ़ैसले ख़ुद कर लेंगे, वो नहीं कर सके और पाकिस्तान के कर्ज़ों का बोझ ऑलमोस्ट डबल हो गया। जो पिछले 70 साल का बोझ एक तरफ था और 3.5 साल का बोझ एक तरफ था। इस वक्त इसहाक डार जो मर्जी नारा मार ले, सोटी डंडा हाथ में पकड़ ले, वो रुपये को नीचे नहीं ला सकते। रुपया है ही नहीं है आपके पास, जो 2-2.5 अरब रखा हुआ है वो भी अपना नहीं है। तो जिनसे उधार मांगने जाते हैं वो कहते हैं 10 साल तो पहले हो गए, तुम्हें हर साल आते हो, तेल उधार दे दो, कर्जा दे दो, पैसे माफ़ कर दो, कितनी दफ़ा ये करेंगे? अब एसेट्स हो, अब एसेट्स की भी बात आ गई है तो एसेट्स के ऊपर भी बात फंसी हुई है। हम कहते हैं ज़मीन ले लो, OGDCL के शेयर्स ले लो, गैस कंपनीज़ के हिस्से ले लो, एयरपोर्ट्स हमारे ले लो, लेकिन हमें पैसा दे दो। कभी इतनी ज़िल्लत और रुसवाई आपको पाकिस्तान की नज़र आई होगी? और ये किसी एक का कसूर नहीं है, ये इस इस्टेब्लिशमेंट का कसूर है, इस जुडिशरी का कसूर है, इस पार्लिमान में मौजूद हर जमात का
का इस अपोजिशन में मौजूद तमाम पार्टियों का कसूर है कि हम डूबे पड़े हैं, लेकिन रास्ता निकालने के लिए कोई तैयार नहीं है। इमरान को हुकूमत चाहिए, इसलिए जो मर्जी होता है आग लग जाए। PDM हुकूमत रहना चाहती है क्योंकि वो इंतखाबात अफोर्ड नहीं कर सकती। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, ये मैं आज के 23 मार्च वाले दिन चाहूँगा कि इसी सवाल से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँ। PMLN पाकिस्तान की बानी जमात उस सेंस में तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की बानी जमात है। तो मुस्लिम लीगर जो भी हो वो इस बात का क्रेडिट लेता है कि हम पाकिस्तान की बानी जमात है, हमने पाकिस्तान बनाया था। तो पाकिस्तान बनाया है तो इसको बचाने का भी एक सवाल है, इसको बचाना कैसे है। आज प्रोग्राम में हमारी शख्सियत है एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी। एहसन साहब, बहुत मुश्किल सूरत हाल है और हो सकता है आपको मेरे बाज़ जुमलों पे इतराज़ हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कलेक्टिवली बहुत सारे इदारों की नाकामी का शाखसाना है जो पाकिस्तानी अवाम इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। इसको निकालेंगे अब कैसे? देखिए नदीम मलिक साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आज आपको सिविल अवार्ड मिला है और हम सब विटनेस हैं कि आपने अपने कैरियर में किस तरह इकनॉमिक जर्नलिज्म पाकिस्तान में उसमें कंट्रीब्यूट किया और आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो यकीनन इस लायक थी कि आपको रिकग्नाइज़ किया जाता। तो इसके लिए आप और आपका इदारा उसको मैं मुबारक देता हूँ। देखिए आज 23 मार्च है और 23 मार्च वो दिन है कि जो हमें उस प्रॉमिस की याद दिलाता है जब हमने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। अब 75वीं सालगिरह पे हम हैं और उससे बहुत दूर हैं। मैं आपकी उस पूरे जो इंट्रो आपने दिया उसमें उस बात से बिल्कुल इत्तफाक कर, जो पाकिस्तान का रिसेंट हिस्ट्री में सबसे बड़ा डिबैकल हुआ है वो 2018 में रिजीम चेंज का है। देखिए आप चाहे बिज़नेस चलाएँ या आप मुल्क की इकॉनमी चलाएँ, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सेंटिमेंट या कॉन्फिडेंस। आपका बसा औकात बैलेंस शीट ख़राब होती है लेकिन मार्केट में आपकी साख ठीक होती है तो आप पुल आउट कर जाते हैं। कभी आपकी साख ख़राब हो और आपकी बैलेंस शीट सोने की भी हो तो कोई आपकी तरफ देखता भी नहीं है। 2013 और 18 में ये आलम हो गया था कि जब CPEC आया और उसमें चंद 3 सालों में 29 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई। उसने 2 काम किए, एक ये कि पाकिस्तान के साथ चाइना को एज एन इकनॉमिक पार्टनर इंगेज कर दिया जो हम आज तक करने में नाकाम रहे थे। जब हमने CPEC शुरू किया तो पहली मीटिंग के वक्त मैंने अपने नोट्स जो बना रहा था ओपनिंग जुमलों के लिए, तो मैं खुद हैरान रह गया कि चाइना नंबर 13 था गालबन FDI में पाकिस्तान के अंदर, जिसके साथ हमारी इतनी दोस्ती थी कि चीन पाकिस्तान दोस्ती हिमालय से ऊंची और गहरे से गहरे समुंदर से नीची, लेकिन मुआशी तौर पे सिफर थी हमारी दोस्ती। सियासी मैदान में, सिक्योरिटी के मैदान में बहुत मजबूत थी। तो CPEC ने उसमें एक नई जहत लाई कि इकनॉमिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई। 3 सालों में 29 अरब डॉलर पाकिस्तान में आए तो चाइना और पाकिस्तान इकनॉमिकली इंटीग्रेट हुए और आपस में एक अलायंस बना। दूसरी अहम चीज़ ये हुई कि वो मुल्क के जिसे पूरी दुनिया सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट नेटवर्क्स कहती थी, अचानक जब 29 अरब डॉलर चीन का यहाँ पर आया तो दुनिया की परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में बदल गई। अब इसे वो देखते थे सेफ हेवन फॉर बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट। अमेरिका के सफ़ीर, बरतानिया, यूरोप, जापान सब मेरे पास आके एक सवाल किया करते थे कि एक्सेलेंसी ये बताइए कि हमारी कंपनियां CPEC मंसूबे में कहाँ शराकत दारी कर सकती हैं। सो दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बदल गया। लेकिन जब हमने यहाँ पर फोर्सफुली एक रजीम चेंज की, कंटिन्यूटी लाई और नई रजीम ने सिर्फ हमें ये बताने के लिए कि हम चोर और डाकू थे, CPEC के मंसूबों के ख़िलाफ़ बयानबाजी की, उसमें करप्शन के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, वो तमाम चाइनीज़ इन्वेस्टर्स भाग गए। आपको याद होगा 2017-18 में आप अगर इस्लामाबाद में कहीं निकलते थे, हर सुपर मार्केट में, हर सेक्टर में चाइनीज़ कंपनीज़ के ऑफिसेज़ और चीनी आपको यहाँ नज़र आते थे। इसलिए कि प्रेसिडेंट शी ने उनकी टॉप कंपनीज को हदायत की थी कि सब पाकिस्तान जाके अपने दफ्तर खोलें और इन्वेस्टमेंट करें। और अब जिन चाइनीज़ कंपनीज ने पाकिस्तान में रीलोकेट होना था वो पाकिस्तान की बजाय श्रीलंका, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया सब उधर चली गई और हम बैठे हुए हैं सिर्फ सड़कें बना के इंतजार कर रहे हैं कि हमारे। और मैं आपको बताऊं, तारीख जब लिखी जाएगी 2018 का डिबैकल 1971 के बराबर लिखा जाएगा। वो जोग्राफियाई पाकिस्तान का एक ब्रेकअप था और 2018 में जो फोर्स रजीम चेंज है ये पाकिस्तान का मुआशी ब्रेकअप था। आबिद ज़ुबैरी साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी हमारे साथ हैं। आबिद साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। हम बड़ी मुश्किलात देखी हैं और अभी भी बहुत ही शदीद मुश्किलात से गुजर रहे हैं। इसका बेहतर रास्ता क्या है, कोई तजवीज़ करेंगे?
रहीम, पहले तो आपको मुबारक हो जी, आपकी जो अवार्ड मिला आपको। देखिए, एहसन इकबाल साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, और मैं समझता हूँ जो इस वक्त मैं एज अ लॉयर आप सामने बात कर सकता हूँ, ये पॉलिटिकल लोग ज़्यादा बेहतर आपको इस चीज़ पे बता सकते हैं। अब ये खुद बताएं कि ये हल बताएं ना जी, ये लोग पॉलिटिशियंस हैं, इनका सियासत इनका काम है। हमारी तो एक ही डिमांड है और रिक्वेस्ट है कि ये लोग सब आपस में बैठे, वो 18 में क्या हुआ, 13 में क्या हुआ, ये हुआ, उन्होंने ये कर दिया, आप भी आए, आप भी तो कोशिश कर रहे हैं, और करी है नहीं करी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इशू ये है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए पिछले 1 साल में, ये भी आपको देखना होगा, ये भी जवाब देना होगा। लेकिन इशू ये है कि आप लोग आपस में बात करें। हमारी भी यही एक दरख्वास्त है और डिमांड है कि जी आप पॉलिटिकल बैठें, एक दूसरे से बात करें ताकि हल निकालें मसले का। आप इलेक्शंस हों, रजीम चलें, आप फेयर फ्री इलेक्शन करा लें, उससे जो भी पार्टी आए वो हुकूमत बनाए और इन मुश्किलात से हल निकालने की कोशिश करे अल्लाह की मदद से। मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक ये बात नहीं की जाएगी और सारे स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पे नहीं जमा होंगे, मैं समझता हूँ हमारे लिए मुश्किलात और बढ़ेंगी। आबिद साहब, जो सियासी मामलात हैं उनका हल तो बातचीत से निकलना चाहिए, लेकिन बातचीत के लिए ये जो करंट इन्वायरमेंट है जिसमें एक तरफ आला और अरफा इमरान खान है और बाकी तरफ सारे उनके डिक्लेयर किए हुए चोर और डाकू हैं, वहाँ वो माहौल एग्जिस्ट नहीं करता कि ये सियासतदान एक मेज़ पे बैठे। मैं अब उन लोगों में शामिल हो गया हूँ जिनका ख्याल है, मैं ऑन एयर अपनी ये कोताही मान रहा हूँ कि ऑन एयर बैठ के मैं ये कहता हूँ कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट को रोल अदा करे, इनको इकट्ठा बिठाए। इस्टेब्लिशमेंट का ये रोल है ही नहीं। हम उनको जब कहते हैं ना तो वो तगड़े हो जाते हैं, बाद में इन सारों को डंडे मारते हैं। सियासतदान आपस में बात करने के काबिल नहीं रह गए, सियासतदान आपस में बात करने के काबिल नहीं रह गए सर। इससे बड़ा आदमी होगा कोई? वो इनको चोर कहते हैं, वो उनको चोर कहते हैं। जब चोर यही बातें होती रहेंगी तो ये बैठ कैसे सकेंगे? जब भी हमारे इंटरलॉकेटर्स जो थे वो हमेशा ये बीच में इंटरवीन करके कोशिश करते थे, अब वो इंटरलॉकेटर्स को फिर से एक्टिव होना होगा, इस मुल्क की खातिर एक्टिव होना होगा कि ताकि लोग बैठें। और ये बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, इनकी बड़ी इज्जत है, तो इनको चाहिए कि ये अपने, देखिए आप जंग में भी अपने दुश्मन के साथ बैठते हैं, उनके साथ बातचीत होती है। ये बात नहीं होती कि पॉलिटिक्स में कोई चीज़ हतमी नहीं होती। जैसे अंग्रेज ने कहा था, दे आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड परमानेंट एनिमीज इन पॉलिटिक्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो देखिए, अब इंटरेस्ट हमारा ये है कि इस मुल्क की बका हो, तो आपको चाहिए सब बैठ के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे हों, जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब ये देखिए, ये लोग, ये जो मिनिस्टर साहब और ये सब एक्सेलेंसीज बैठे हुए हैं आपके साथ, इन्होंने बड़ी सर्विसेज दी हैं। अब ये खुद बताएं कि ये जो मुल्क का हाल है, इससे ये खुश हैं कि ये इस तरह से मुल्क चलेगा? आइन और एक चीज़ आबिद ज़ुबैरी साहब, एक चीज़ आप बताएं, आमतौर पर जमहूरी माशरे में समझा जाता है कि इंतखाबात होंगे, एक क्लियर मैंडेट से हुकूमत आएगी तो फिर मसाइल का हल होंगे। इलेक्शंस के ऊपर ही हम एक दूसरे का गला काटने पे बैठे हुए हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ही पोस्टपोन कर दिया। पहले आप बताइए, फिर एहसन साहब से इसका जवाब पूछूंगा। देखिए, बिल्कुल आप वजह फरमाएं, कोई भी इलेक्शन आज हो जाएगा, कल होगा। हमारी तारीख ये रही है कि हम वो कहेंगे कि ये वो तो रजीम चेंज हो गया, ये वो बेमानी हो गई। कोई अपनी शिकस्त मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि वो इलेक्शन के थ्रू हार भी सकता है। ये जब तक ये इस तरह से सियासत नहीं होगी कि जी आप हार भी सकते हैं, दूसरी पार्टी होती है, आप फिर अच्छे काम करें, वो लोग गलत काम करें और फिर इलेक्शन जीत के आए, जब तक आप इलेक्शन को, इसके रिजल्ट को ही नहीं मानेंगे। 2013 के इलेक्शन के बारे में भी कहा गया कि वहाँ भी वो चुराएगा इलेक्शन, उससे पहले भी सारी ये बातें होती रही। 2018 में अभी फरमा रहे थे मिनिस्टर साहब कि जी वो रिजीम चेंज हो गया और वो 1970 के बराबर है। तो ये चीज़ें अब देखें, अगर यही बात होगी तो अब जो इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, वो तो उसमें भी कोई जो हारेगा वो मानने के लिए इनकार करेगा। तो फिर जब तक इनकारी रहेंगे तो फिर कैसे इस मामले का हल निकल सकता है सर? एहसन साहब, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात क्यों पोस्टपोन किए? वो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, चूँकि ये हर किसी के जहन में है। देखिए, जो पहली बात है कि इमरान खान साहब ने पंजाब और KP की हुकूमतें तोड़ी थी, वो किसी सियासी मजबूरी या सियासत के पेश नज़र नहीं तोड़ी थी। वो उनका एक सियासी खुदकुश बमबार वाला हमला था इस निज़ाम पे। उनका ये ख्याल था कि ये 2 हुकूमतें टूटेंगी तो पूरा निज़ाम गिर जाएगा। वो निज़ाम नहीं गिरा। अच्छा, अब सवाल ये है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया, और जो कि मुझे बड़े अदब से कहना पड़ता है कि नहायत उजलत में दिया, उनको चाहिए था कि इस पर वो तमाम स्टेक होल्डर्स को मौका देते, एक इन्फॉर्म्ड जजमेंट देते। उन्होंने जजमेंट इन हेस्ट दी है कि जी हमने फ़लाँ दिन तक फ़ैसला करना है, जल्दी जल्दी आप सब बारियाँ बुक, आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं। अब मैं अर्ज़ करूँ, अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसके मुताबिक पाकिस्तान के पॉलिटिकल निज़ाम में जिसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम थी वो ये थी कि यहाँ पे जनरल इलेक्शन
कौमी और सूबाई असम्बली के आज तक इकट्ठे होते रहें ताकि किसी को ये शुबा ना हो कि कोई उन पर असरअंदाज हो रहा है। अब इस फैसले की रूह से पंजाब को, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है तकरीबन 55% आबादी का, उसे मुस्तकिल पाकिस्तान की फेडरेशन पे मोनोपली या वीटो पावर हासिल हो जाएगी, इसलिए कि जब 6 महीने पहले पंजाब की हुकूमत बन जाएगी तो वो अगले कौमी इंतखाबात पर असरअंदाज होकर जिसे चाहेगी वही कौमी इलेक्शन जीतेगा। सिंध, बलूचिस्तान, केपी अमलन गैर मौसर हो जाएंगे। तो ये हमारे सामने जब सूरत हाल आई तो सिंध से और सूबा बलूचिस्तान से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया वहाँ की लीडरशिप के बारे में। उन्होंने कहा कि हम पंजाब की बालादस्ती वफाक के ऊपर इस शक्ल में कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन एक ही वक्त होने चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह कि ख़ुद इमरान खान साहब 2021 अप्रैल में फ़ैसला करके गए थे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कि अगला इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी पे होगा। अच्छा, अब आप बताइए कि अगर आप ये इलेक्शन अप्रैल में पुरानी मरदमशुमारी पे कर लेते हैं और गालबन 30 अप्रैल को नया आ जाएगी जो है मरदमशुमारी नोटिफाई हो जाती है, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन 4 माह के अंदर पाबंद है कि हल्का बंदी कर दे। अगस्त 2023 में नई हल्का बंदी ऑन ग्राउंड होगी। अब आप मुझे बताइए कि अगस्त 2023 से 2028 तक अगर कोई ज़िमनी इलेक्शन होगा पंजाब या केपी में, वो किस हल्के की बुनियाद के ऊपर होगा? क्या आप ये कहेंगे कि इन दो सूबों के अंदर 2028 तक जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं वो तो पुरानी मरदमशुमारी पे रहेंगे, ऊपर कौमी असम्बली के जो सुपर इम्पोज्ड हल्के हैं वो नई मरदमशुमारी के ऊपर होंगे, उधर ज़िलों की आबादी तब्दील होगी। ये कितनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस है इसके अंदर। इसके अलावा फिर जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है, फिर आपने ख़ुद मौशी सूरत हाल बताया। मेरे नज़दीक सिक्योरिटी और मौशी सूरत हाल से ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो फेडरेशन है। और अगर आप पाकिस्तान की फेडरेशन पे पंजाब को बालादस्त बनाना चाहते हैं इस अंदाज में कि वहाँ पे 6 महीने पहले एक हुकूमत कायम होगी और जो पंजाब की हुकूमत होगी वही फैसला किया करेगी कि आइंदा कौमी असम्बली में कौन जीतेगा, इससे पाकिस्तान के वफाक को वो झटका लगेगा जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। आबिद ज़ुबैरी साहब, जो इलेक्शन कमीशन का जो हुक्मनामा है इलेक्शन मुलतवी करना, क्या वो आईनी है? क्या आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो 8 अक्टूबर को इंतखाबात मौखर करके ले जाएं, जबकि आइन के अंदर 90 रोज़ की शर्त मौजूद है और उन्होंने पोस्टपोन कर दी? मैं आपकी इजाज़त से, मिनिस्टर साहब ने जो कुछ बातें की, अगर आप मैं उस पर कुछ बात कर लूँ तो आप इजाज़त दें मुझे उसकी ज़रा। देखिए, जो इन्होंने बातें की ये वो बातें हैं जो इनके वकला ने इनकी वकला ने वहाँ आके कोर्ट में की थी। ये सारी बातें ECP ने भी बताई थी और ये सारे आर्गूमेंट्स हुए थे। उजलत में फैसला था या नहीं था, एक फैसला आ गया, वो इन पे भी ये भी पाबंद है, उसके मैं भी पाबंद। आपने सही फरमाया रिव्यू। इनके एक फाजिल मिनिस्टर ने तो बाहर निकल के कहा था कि ये तो फैसला ही माइनॉरिटी फैसला है, तो ये उजलत का फैसला तो मगर ये माइनॉरिटी फैसला है, तो फिर उन्होंने कहा हमें रिव्यू फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो आपके रिकॉर्ड में अवेलेबल होगी। दूसरी बात यह है कि ये कहीं आइन में नहीं लिखा हुआ कि 2 इलेक्शन सब साथ होने चाहिए। ये कहीं किसी सूबे ने, सब एडवोकेट जनरल्स को, सारे सूबों को उसका नोटिस था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस था उस केस में। उन्होंने सिंध सूबे ने और बलूचिस्तान सूबे ने कोई इस बात की वहां बात नहीं की सुप्रीम कोर्ट में आके कि पंजाब को आप एक फौकियत दे दी जाएगी विफाक के ऊपर, इस तरह की कोई बातें नहीं हुई। और दूसरी बात है, एक फैसला आ गया, वो आप उसके पाबंद है। अब इलेक्शन कमीशन ने जो बात की है वो बिल्कुल गैर आईनी। आज आइन पाकिस्तान के आइन शिकनी हो चुकी है। कल मैं आपसे ये कह रहा हूं एक उससे, क्योंकि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि देखिए, उसमें कोर्ट ने होल्ड किया कि 90 दिन का मतलब होता है 90 दिन, लेकिन थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा इंटेलिजेंस उनको दे दी इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पे कि जी हमें वो 52 दिन का पूरा पीरियड चाहिए होता है सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट के तहत, वो इलेक्शन का कैंपेन। कुछ उस पर कुछ जज साहिबान का ये भी होता है कि आप उसको कम कर दीजिए लेकिन 90 दिन को ना क्रॉस करें। चले, उन्होंने दे दी, लेकिन और फिर आपने सदर तारीख, आपने कोर्ट ने होल्ड किया कि जो तारीख देने की अथॉरिटी है वो सदर मुमलिकत के पास है, वो कंसल्टेशन करेंगे इलेक्शन कमीशन ने उनसे कंसल्ट किया और फिर एक तारीख दी गई। तो ये कंफर्म और ये एक डिसीजन हुआ कि जिसके अंदर उन्होंने एक तारीख दी। केपी के खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब ने तो तारीख ही देना पसंद नहीं की, वो तो एक अलग इशू है। तो अब जब ये बात हो गई तीसरे, अब फिर इनके पास क्या पावर है? इन्होंने कहा 218(3) के तहत आर्टिकल और सेक्शन जो उन्होंने कहा 58 के तहत मैं डेट चेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने
उन्होंने कहा 90 दिन और आप इसके अंदर, उन्होंने कर दिया खुद ये उसको 8 अक्टूबर पे ले गए। 8 अक्टूबर में उन्होंने नेचुरली उनको वहां बता दिया गया था कि 8 अक्टूबर तक सिक्योरिटी भी हमारे यहाँ सही हो जाएगी, हमारे यहाँ पैसे भी आ जाएंगे इलेक्शन होल्ड करने के। ये सारी चीजें देखिए, ये आइन शिकनी हुई है मैं समझता हूँ, और ये बड़ा जो आज हुआ है, आप कोर्ट की अगर बात मानने से आप इनकार कर दें, कल देखिए जजों के कंडक्ट के ऊपर भी पार्लियामेंट में बात हुई, आर्टिकल 68 उसे बिल्कुल मना करता है, उसके अंदर नहीं करता, जो कल बातें हुई। तो ये सारी सब मैं इस पे एहसन साहब से भी कहूँगा, इस पे कमेंट करें। ये आइन शिकनी वाली बात मैंने एहसन साहब बहुत सारे लोगों से सुनी है, जो इन्होंने भी कही, बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन खुद से 4 माह आगे 5 माह आगे इलेक्शन नहीं ले जा सकता। 8 अक्टूबर को उन्होंने डेट डाल दी। अब एक इंस्टीट्यूशनल क्लैश वाली सिचुएशन बनेगी। हम आपकी कैबिनेट से कल सोच रहे थे कि आप एक इसी तरह की रेजोल्यूशन लाएंगे इंतखाबात मौखर करने के, और उसे पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में ले जाएंगे। पार्लियामान का मुश्तरका इजलास 27 को फिर मिलेगा। कल भी आपने जजेस के ऊपर बोला है, आप 27 को भी बोलेंगे, और एक लड़ाई होगी सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई जा रही है इस वक्त। जो है ना पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ बदकिस्मती है। आज पाकिस्तान के सियासी बहरान की वजह हमारे अदलिया का कॉन्डक्ट है। 2017 में नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली की गई सुप्रीम कोर्ट के हाथों, वो आज आप किसी लॉ स्कूल में चले जाए ना दुनिया के, मेरी कोई 5-6 दुनिया के टॉप लॉ स्कूल्स वालों से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जब इसको हम पढ़ते हैं तो हम इसे एक लतीफ़े के तौर पे पढ़ाते हैं कि इस तरह के फ़ैसले भी दुनिया में होते हैं। वहाँ से एक बुनियाद रखी गई और उसके बाद लगातार ऐसे फ़ैसले आते रहे कि जिन्होंने एक ख़ास सियासी जमात की तरफदार, मैं आपको अब क्या अर्ज़ करूँ, 4 सालों में हमने जेल खाई है, हम कई महीने जेलों में पड़े रहे झूठे मुकदमात पे, हमें तो जमानत आती थी ना। आप में से तो बेशतर लोगों को इसलिए बंद किया गया था कि ग्राउंड मैदान खुला मिल जाए। नहीं देखिए ना, सबको पकड़ के डाल दो। और हमारे क्या होता था, जो बेंच बनते थे, जिस दिन हेयरिंग होती थी एक दिन पहले बेंच टूट जाता था, फिर उसके बाद जज साहब बाहर चले जाते थे। महीनों हमारी जमानतों की दरखास्तें हफ्तों नहीं लगा करती थी। यहाँ पर ये मुझे बताएं कि इमरान खान साहब, पीटीआई ने कौन सी सुलेमानी टोपी पहनी है कि ये आबिद ज़ुबैरी साहब मुझे बताएं, पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल है कि किसी साइल के लिए 8 बजे तक हाई कोर्ट खुली रही हो, यहाँ पे 5 मिनट अगर साइल लेट हो जाए उसकी ज़मानत कैंसिल हो जाती है। 8 बजे तक अदालत, जनाब अदालत उज़्मा आलिया, क्या कहते हैं हाई कोर्ट को, अदालत आलिया शायद, कि हाई कोर्ट 8 बजे तक खुली रही कि जनाब आ जाएं, मेहरबानी करें, आ जाएं, स्टेचर पे आ जाएं, कैसे आ जाएं, हम आपके पास आ जाएं। करीब आ रही है, इसका जवाब पूछ लें। फिर अगर आए भी वो लाओ लश्कर के साथ, तो अदालत उनकी गाड़ी में चली गई, ये भी नहीं कि आप हाजिरी दें। मेरा मकसद है, फिर इसी तरह पंजाब के अंदर पीटीआई की हुकूमत को बचाने के लिए आइन को रीराइट कर दिया गया, यानी कि वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया कि जिसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम कर दी, और आज तक उसकी रिव्यू पिटीशन नहीं ली गई। 63 है। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, 2 सवाल सामने आए कि एक तो रात गए तक 8 बजे तक हाई कोर्ट क्यों खुलती है इमरान खान के लिए, और दूसरा सवाल यह है कि वो गाड़ी में बैठ के भी ज़मानत कर लेते हैं। तो तासुर ये है पीडीएम के अंदर कि अदलिया का एक हिस्सा उनको सपोर्ट करता है, खुल्लम खुल्ला कहते हैं, आप तकरीरों में भी कहते हैं। आप क्या जवाब देते हैं? मैं तो इतनी आगे तक बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक वकील हूँ, और इनकी बात ये आपको याद होगा, अब मैं हसन इकबाल साहब को याद दिलाना कोशिश करूँगा कि एक दफ़ा अदालत 12 बजे भी लगी थी और वहाँ एक फ़ैसला हुआ। उस वक्त बड़ी तारीफ़ें हुई उस अदालत की, और यही वो जज साहब थे जिनकी तारीफ़ें, और यही उसमें बेंच में कुछ लोग थे जिनकी आज तस्वीरें लगा के उनकी बुराई की जाती है और उनके बारे में स्टेटमेंट्स लीक किए जाते हैं। उन्होंने फ़ैसला किया और उससे एक हुकूमत जो इन्होंने कहा था कि वो रजीम चेंज की हुकूमत थी 2018 की, उसको हटाया गया। वो वोटिंग हुई, उसके तरह नो कॉन्फिडेंस वोट, तो वो भी तो अदालत 12 बजे लगी थी, तो वो तो 8 बजे जी। तो और उसमें एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी अदालत भी रात को खुली थी, अगर आपको याद हो उस जमाने में। तो देखिए ये पिटीशन फाइल हुई थी, लेकिन बाद में जरूरत नहीं पेश आई उसकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई। ज़ुबैरी साहब, वो जो 12 बजे अदालत लगी थी, वो किसी फर्द के लिए नहीं लगी थी कि किसी फर्द का इंतजार हो रहा हो कि किसी फर्द ने आना है तो हम आपके इंतजार में बैठे हैं। वहाँ कुछ साइल नहीं था। आपको एक बात बता दूं, जो फैसला था उसकी इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन खत्म हो गई थी।
जी, जज हमेशा जज, यहाँ तो रात को भी जाके जज से इजाज़त लेके आप अपना केस सुनवाए, अगर अर्जेंसी हो तो घर पे भी जज आपका केस सुन सकता है। ये है कोर्ट के यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोर्ट 24 घंटे कोर्ट होती है, तो अगर 8 बजे हो 7 बजे हो, इससे कोई नहीं। केसेस बाज़ दफ़ा ये जो इलेक्शन पटिशंस के ज़माना होता है, इलेक्शन के ज़माने में 3-3 बजे तक कोर्ट चली है जी, 3-3 4-4 बजे तक कोर्ट बैठी होती है सुबह, ये इलेक्शन पटिशन, क्योंकि उसके अंदर एक टाइम होता है, उसके अंदर उसको उनको ये बहस तो अभी कहीं लेके नहीं जाएगी। क्या आप कोई ऐसा तरीकाकार सुजेस्ट कर सकते हैं कि ये जो लीडर्स हैं, सरबराह हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, नवाज शरीफ बैठ जाएं, इमरान खान बैठ जाएं, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी बैठ जाएं और सियासी फैसले हैं, ये सियासी तनाज़ात हैं, इसका हल निकाल लें? इतना नामुमकिन नहीं है जितना नामुमकिन नजर आता है। सिर्फ ईगोज इतनी ऊपर हो गई हैं कि हम कहते हैं सब कुछ जल जाए, बर्बाद हो जाए, ईगोज हमारी जो है वो ऊपर रहे। बिल्कुल, ये सारा अन्ना का मसला है, सबको साथ बैठना चाहिए इस मुल्क की खातिर। देखिए पहले भी बैठे हैं, अब आपको याद होगा 21वीं तरमीम जब आई, वो कोर्ट्स बने, सारे ये लोग साथ बैठ के इन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास किया था। उसके बाद वो चैलेंज हुई, कोर्ट ने अपहोल्ड किया उसको। तो जब एक साथ वो बैठ सकते हैं, फिर वो एक्सटेंशन का मामला आया, वो लॉ आया, सब साथ बैठे, पूरी पार्लियामेंट ने उस पर एक फैसला किया। तो ये पहले भी जो मुखालफिन थे, अगर वो साथ बैठ जाएं तो सही है, लेकिन पार्लियामेंट को चलना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर बात जाके तय करनी चाहिए, और ऐसे इकबाल साहब जैसे लोग मौजूद हैं, इनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। मैं समझता हूँ इनके पास ये अगर कोशिश करें तो हमें कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। आपने जो शुरू में बात की थी ना, व्हाट इज़ द वे, देखिए वे फॉरवर्ड यही है कि बिल आखिर सबको बैठना पड़ेगा, और इस मुल्क को जो इकनॉमिक क्राइसिस है निकालने के लिए हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। जब आप लाहौर के इमेजेस क्रिएट करते हैं, जो लाहौर में हुआ, जो इस्लामाबाद में हुआ, ये इनफ हैं कि पाकिस्तान से किसी इन्वेस्टर को भगा दें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मेरा ये ख्याल है कि मैं एक डेमोक्रेट हूँ, जमहूरियत पे यकीन रखता हूँ। एक अभी हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिससे हम आगाज़ कर सकते हैं, और वो सेनेट का है। कौमी असम्बली से PTI जा चुकी है, लेकिन सेनेट के अंदर मौजूद है। मैं समझता हूँ कि सेनेट के ऊपर अगर PTI में आमादगी हो तो हम सेनेट से एक डायलॉग शुरू कर सकते हैं, जहाँ पर एक आज़ाद शफाफ इलेक्शन के लिए हम रिफॉर्म पैकेज के ऊपर कंसेंसस करें, ताकि जो अगला इंतखाबी मरला जब पेश आएगा उसके बाद कोई नया तनाज़ा ना खड़ा हो। एक बात, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि PTI को अगर मुज़ाकरात करने हैं तो जो पॉलिटिक्स उन्होंने इस वक्त शुरू की उसे डिनाउंस करना पड़ेगा। देखिए नदीम मलिक साहब, हम सब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सियासत करते रहे, जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुझे उस ज़माने में बहुत कुछ सफ़र भी करना पड़ा, हमारी सब कुछ है, लेकिन हम सियासत में फ़ौज के किरदार के ख़िलाफ़ हैं, हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं। आप देखिए पीपल्स पार्टी और PMLN की क़ियादत को जितना मैं समझता हूँ रगड़ा लगा इस्टेब्लिशमेंट के हाथों, इमरान खान साहब को तो अभी फूल भी नहीं मारा किसी ने, इन्हें को तो अभी घर में बैठे हैं ना, उनको तो अभी कुछ हुआ ही नहीं। जो सऊबतें हैं वो तो FIR तो होती रहती है, लेकिन जो सऊबतें पीपल्स पार्टी और PMLN की क़ियादत ने काटी हैं उसके मुकाबले में इमरान खान साहब को अभी किसी ने फूल भी नहीं मारा। लेकिन आप ये देखिए कि जिस अंदाज में कौमी सलामती के इदारों को, आर्मी चीफ को, फ़ौज को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे नौजवानों में जहर घोला जा रहा है फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के दुश्मनों को तो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो पाकिस्तान के अंदर से इस वक्त PTI और उसका मीडिया सेल हमारे कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है। देखिए पाकिस्तान जो भी है वो एक सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में है। आप अगर पाकिस्तान की फ़ौज को और हमारे सलामती के इदारों को कमज़ोर करेंगे, आप मुझे बताएं कि उस स्पेस को कौन ऑक्यूपाई करेगा? नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वही जो TTP के लोग हैं, वो इस्लामाबाद में आके भत्ते वसूल करेंगे। ये जो हमारा सिक्योरिटी कवर है, जिसके ऊपर हमारे फ़ौज के जवान, हमारे अफसर आज भी अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। अभी एक ब्रिगेडियर साहब की शहादत हुई है, सुबह शाम वो कर रहे हैं, और आप लंदन में जाके भारतीय निजात बरतानवी वजीर आज़म की रहाइशगाह के सामने आर्मी चीफ के खिलाफ नारेबाजी करें, अपने मुल्क के फौज के सरबराह के खिलाफ नारेबाजी करें। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट ऑन। ये कोई सियासत नहीं है, पाकिस्तानियों कोई जमहूरियत नहीं है। बहुत सारे पाकिस्तानियों को अगर ये ना पता हो कि TTP कैसे लोगों को इश्ताल दिलाती है और हमले करने पर रियासत के ऊपर आमादा करती है, तो वो फ़ौज को कहते हैं कि अमरीकी जंग लड़ रहे। ये उनका पॉपुलर बयानी है, क्योंकि इससे लोगों को इश्ताल दिलाना आसान होता है, और वो फ़ौज के ऊपर भी उन मोटिवेटेड लोगों से हमला करवा देते हैं, पुलिस पे भी और मस्जिदों पे भी हमले करवा देते हैं। ये बयानिया मुल्क तोड़ने वाला बयानिया है। माजरत के साथ ये नून लीग करे, ये PTI करे, ये पीपल्स पार्टी करे, कोई भी करे,
होश के नाखून लेने चाहिए। फ़ौज को सियासत में नहीं आना चाहिए कभी भी, ये गैर आइनी है, आइन शिकनी है, लेकिन फ़ौज को गाली निकालना, उसमें तकसीम डालना, उसके चीफ़ के साथ उकसाना, ये मुल्क को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज एक बहुत बड़ी जो बेयकीनी की वजह है पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान की मईशत है, और मईशत के अंदर भी बहुत से मुश्किल मराहल आए। 98 का टेस्ट हम लोग कवर करने जाते थे तो वो $200 मिलियन ऑयल इंपोर्ट के लिए चाहिए होता था, तो पूरी गवर्नमेंट रात को जाग रही होती थी कि किसी बैंक से लीज़ हो जाए। एहसन इकबाल साहब, जो आज IMF हमारे साथ कर रहे हैं वो रुसवाई है, इसके अलावा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। दोस्त ममालिक भी हमारे साथ जो कर रहे हैं वो भी रुसवाई है। क्या वजह क्या है कि सारा कुछ आपने कर लिया है, कीमतें भी बढ़ा दी हैं, एडजस्टमेंट भी कर लिया, फिर भी IMF नहीं ऑन बोर्ड आ रही? आई होप कि अब आ जाना चाहिए, चूँकि वो सारी शराइत जो इमरान खान साहब IMF से मान के गए थे उस मुआहदे के अंदर, वो तो हम तकरीबन पूरी कर चुके हैं, बल्कि अपने ऊपर सारा बोझ लेके हम पूरी कर चुके हैं। अब वो ये कहते हैं कि दोस्त ममालिक से आप अपनी गारंटी फुलफिल कराएं ताकि वो पाकिस्तान को कैसे मदद करेंगे। सर दोस्त ममालिक क्यों नहीं दे रहे? आ जाएंगे, मेरा ख्याल इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, इंशाल्लाह वो आ जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई क्राइसिस है उसमें एक सिल्वर लाइनिंग होती है। देखिए नदीम साहब, हमें ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि ये दोस्त ममालिक की इमदाद, जैसे आपने शुरू में कहा, और IMF की मांग तांग, इससे निकलने के लिए हमें एक नेशनल प्लान ऑफ एक्शन पे एमरजेंसी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और वो ये है कि अगले 10 सालों में हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को डबल करते हैं या ट्रिपल करते हैं। सिर्फ एक ही रास्ता है कि पूरी पाकिस्तानी कौम एक्सपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे लग जाए। क्योंकि हमारा अलमिया ये है कि 75 सालों में हम अपनी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं बना सके। जितने ममालिक जिनसे जो हमें पीछे छोड़ गए हैं, चाहे वो कोरिया था, मलेशिया था, सर उनको तो छोड़ दें, सिर्फ बांग्लादेश से कंपैरिजन जी, वो एक्सपोर्ट, बांग्लादेश की सक्सेस स्टोरी उसकी एक्सपोर्ट्स है। अच्छा, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सका? क्योंकि किसी हुकूमत को 10 साल का स्टेबल टाइम नहीं मिला। देखिए, एक इकोनॉमिक पॉलिसी तब आपके यहाँ बीज से फल तक जाती है जब उसे डेकेड ऑफ कंटिन्यूटी मिलता है। इंडिया है, उसमें बीजेपी और कांग्रेस की दोनों जमातों की हुकूमतों ने 10-10 साल 2-2 टेन्योर्स पूरे किए हैं। नतीजा ये है कि जो आप इकोनॉमिक रिफॉर्म करते हैं, आप स्ट्रक्चरल चेंज करते हैं, वो कम से कम एक डेकेड में जाके वो हिस्सा बनती है। डिकेड से ज़्यादा मनमोहन सिंह का शुरू किया हुआ जो एक रिफॉर्म प्रोग्राम था ना, उसको मिनिमम कॉमन प्रोग्राम करके बाकी जमातों ने अपना प्रोग्राम चलाया, लेकिन उसको नहीं छेड़ा, फंडामेंटल्स को नहीं छेड़ा। हम उस जगह पे ना यहाँ से हम खाली हैं, माजरत के साथ। हम कहते हो तेरी ये नून लीग ने शुरू किया था, इसको बंद करो, ये CPAC इसको रोक ही दो, यहाँ पे बाद में देखेंगे। देखिए कि कुछ चीज़ें जो 1991 में नवाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत ने की थी, आज उनको जिनको टच नहीं किया गया। आपके 2 सेक्टर जो पाकिस्तान की इकॉनमी के सबसे काइंड ऑफ एक वाइब्रेंट सेक्टर्स हैं, टेलकोस और फाइनेंशियल सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर को खोला, प्राइवेटाइजेशन की, उसके अंदर कितनी जॉब क्रिएशन हुई, कितनी वाइब्रेंसी आई। PTCL की मोनोपोली को तोड़ा, प्राइवेट सेक्टर को आने दिया, कितनी जॉब क्रिएशन हुई, आपका पूरा टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और सेक्टर पूरा उससे बदल गया। लेकिन जहां पर आप डिसकंटिन्यूटी करते हैं, बार बार पॉलिसीज को तोड़ते रहते हैं, मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि आप बेहतरीन बीज लगाएं, बीज लगाने के बाद आपको खेत को स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी। अगर आप हल चलाते रहेंगे तो लास्ट मिनट है, हम एक तो इंतखाबात की तारीख पे इत्तेफाक राय कर लें, वो पाकिस्तान का भला है। एक फौजी भाइयों से कहें कि आइंदा से बाप पार्टी नहीं बनानी, आइंदा से किसी को IGI टाइप अरेंजमेंट नहीं करना। 2 IGI टाइप अरेंजमेंट है, एक नून लीग के लिए और एक इमरान खान के लिए। नाम उनके लहदा लेकिन सिमिलर अरेंजमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट से कहना है कि आपने इंसाफ करना है, बाकी इदारों का काम आपने नहीं करना, आपने सिर्फ अपना काम करना है। इसके ऊपर एक डिबेट कर लें आप। बिल्कुल सही है। और मैं समझता हूँ कि मैं चेयरमैन सेनेट से भी ये कहूँगा, आई थिंक ही इज़ इन अ पोजीशन टू प्ले वेरी यूजफुल रोल, चूँकि वहाँ पे PTI भी मौजूद है, तमाम पार्टीज हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो इस वक्त एंटी स्टेट पॉलिटिक्स PTI ने शुरू की है, इसको रिनाउंस करें। देखिए, ये नहीं हो सकता कि आप रियासत की कनपट्टी के ऊपर पिस्तौल रखें, आप ब्लैकमेल करें कौमी सलामती के इदारों को, डायलॉग करें सर, उसे इंगेज करें, ठीक हो, आप इंगेज करें और इस रवैये की आप मजम्मत करें जो इस वक्त तो देखने में आ रहा है। एहसन इकबाल साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब, दोनों का शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।